अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका क़यादत एक बार फिर मैदान में उतर चुकी है। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात के बाद पीटीआई का सियासी मंजरनामा यकसर बदल चुका है। पीटीआई की साबका क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक चलाने जा रही है, जबकि मौजूदा क़यादत उनको पीटीआई का हिस्सा ही नहीं मानती। फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई उनका मकसद है। वो अगले हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमती वज़रा से मिलेंगे और अपना नुक्ता रखेंगे। जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि ये अपना चुरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। पीटीआई छोड़कर जाने वाले अब किस कैपेसिटी में बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चलाने जा रहे हैं, ये ग्रुप अगले हफ्ते कौन से वज़रा के साथ मिलने जा रहा है और उनका अगला लाहे अमल क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आपकी 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी सेहत कैसी थी और उनसे आपकी क्या बातचीत हुई। शाह साहब की जो गाल ब्लैडर है उसमें पथरी है और वो उसकी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में है। सही। वैसे तो सेहत उनकी ठीक है, लेकिन एक सर्जरी उनकी जो है वो अंडरवे है, होनी है। उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकात रही, 40-45 मिनट की मुलाकात रही। सही। और काफ़ी जो मामलात हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो डिस्कस भी हुए। और उसमें जो सबसे अहम बात ये थी कि देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब और एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, ये तमाम लोग एक ख़त में अपने जो व्यूज़ हैं वो पहले ही, आपको मालूम है कि 2 महीने पहले उन्होंने ख़त लिखा था, जी। उसमें वो बयान कर चुके हैं। और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। और यही बुनियादी तौर के ऊपर जो बात थी वो उन्होंने कही। बाकी ज़ाहिर है कि पार्टी जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ख़्याल नहीं किया उन्होंने, मुलाकात के लिए कभी नहीं गए। सही। आज अच्छी बात है कि सलमान राजा साहब को ख़्याल आया मुलाकात का। सही। देर कर दी उन्होंने, लेकिन बहरहाल चलो, हमारे बात जो है उनको कम से कम ये दरअसल ख़्याल मैं आया कि शाह इस साहब तरफ से भी मिलना आऊंगी। सर, ज़रूरी आपने है। कहा कि आपकी 40-45 मिनट उनसे बात हुई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वकील हैं वो कहते हैं मुलाकात 10 मिनट की थी और इसमें कोई सियासी मामला डिस्कस नहीं हुआ। ये डॉन नहीं, नहीं, वो न्यूज़ मेरी ने रिपोर्ट मुदस्सर की से है। भी, हाँ, वो मेरी जी। राना मुदस्सर से बात हुई है और वो जी। कह रहे हैं कि बल्कि उन्होंने जो डॉन के एडिटर हैं, नासिर जमाल ब्यूरो चीफ जो हैं, उनसे भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा उनको, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। सही। और मैं तो मौजूद ही नहीं था, सही। ये भी सही। उन्होंने कहा। पहले सही। रिवाज होता था अखबारों में कि वो कोई दूसरा वर्जन भी ले लेते थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली डॉन जैसे अखबार में भी ये चले। रिवाज नहीं, सही। शायद सर, खत्म हो गया है। एक और चीज़ जानना चाहेंगे हम कि मुलाकात करना कोई आसान काम तो नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती है। और फिर जिस तरह का शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस हों या इस तरह के लोगों से मिलने में बड़ी दुश्वारी होती है। अब सवालात ये उठ रहे हैं कि मुलाकात आपकी किसने करवाई, फैसिलिटेशन कैसे हुई, और आपने एक जगह पे ये भी कहा कि आप अभी इसको पब्लिक नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये चीज़ पब्लिक हो गई। देखिए, हम तो ज़ाहिर है पब्लिक इसलिए नहीं करना चाहते थे कि डिबेट इफेक्ट ना हो। सही। हम चाहते थे पहले नून लीग वालों से बात हो जाए, पीपल्स पार्टी वालों से बात हो जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव कोई चीज़ जो है वो बन जाए तो बेहतर है। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकात जो है वो पब्लिक हो गई। तो सर, और पब्लिक होने का उसके फ़ायदा हो बाद गया। खैर उससे, सलमान अकरम हाँ राजा ठीक है, साहब भी मिल आए आज उनसे। हाँ मिला है। और देखिए ना, इनकी मुलाकात से एक चीज़ तो जाहिर है ना कि इतनी नामुमकिन भी नहीं है जितनी बना के पेश की जाती है। दुरुस्त। यानी अगर आप में कोई नीयत हो आपकी तो आप जाके मिल भी सकते हैं, सही। लेकिन नीयत ना हो तो फिर जो है वो आप जो मर्जी बहाने बना लें। सही। तो ये एजाज चौधरी साहब बीमार हुए, महमूद रशीद साहब हुए, कभी पार्टी ने उनके पता करने नहीं गए। मैं दुरुस्त। आपको ये बात बता दूं कि शाह साहब से ये मेरी को पहली मुलाकात नहीं है, मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई हैं। हॉस्पिटल में भी हम गए थे, अडयाला में भी हम गए थे। इसी तरह से एजाज चौधरी साहब के साथ मुसलसल मेरा राब्ता है, महमूद रशीद साहब से मुसलसल हमारा राब्ता है और यही बातचीत जो है वो हमारी उनसे रही है। सही सर। अब जी। कैसे हमने यहाँ से आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये मामला जो है वो देखेंगे। ये देखिए, अभी तो हम चाहते यही हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनसे हम बातचीत करें, कोई टेम्परेचर नीचे लाने की एक एफर्ट बट सर, और विद कोशिश ड्यू जो है वो की रिस्पेक्ट, जाए। किस कैपेसिटी में? क्योंकि पार्टी ये कहती है कि आप पार्टी छोड़ चुके हैं और जिन पार्टी लोगों तो ने। नहीं ना, जी। ये पार्टी का तो मसला ही नहीं है, पार्टी तो है ही नहीं। पार्टी कौन सी पार्टी है? ये पार्टी तो बेचारी वैसी खत्म है। तो इमरान खान है और लोग हैं, पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। ये तो एज ए पाकिस्तानी देखिए, हमने पाकिस्तान में रहना है। हमने कोई बाहर तो हमारे पास स्कूटर भी नहीं है।
तो लिहाजा हमारा पाकिस्तानी के तौर पे हमारा ये इंटरेस्ट है कि यहाँ पे टेम्परेचर नीचे आए, को बातचीत शुरू हो। आप ज़रा एक सिनेरियो देखें ना कि अगर ये एंगेजमेंट नहीं होती और आप पीटीआई के पास सवाए इसके और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो एहतजाज पे जाएँ। अब एहतजाज पे जब वो जाएँगे, लॉन्ग मार्च लेके आएँगे, गवर्नमेंट उन्हें रोकेगी। हो सकता है वो गवर्नर रूल लगा दें, यहाँ से हो सकता है इमरान खान नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे दें। उसके नतीजे में जो एक तल्खियाँ पैदा होंगी, वो बहुत ज़्यादा होंगी सर ये तो और आपका एक पहले गुड ही जेस्चर है, हुकूमत ये गुड जेस्चर है, लेकिन जी, खान साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई। फिर किस कैपेसिटी में आप ये कर रहे हैं? मतलब यही हमारे जहन में ये बार बार आ खान रहा है। साहब का तो इशू जी। देखो ना सुजैन, ये खान साहब का तो इशू नहीं है ना, ये तो आपका और मेरा इशू है। 50,000 से लेके 2.5 पौने 3 लाख तक जो लोग बेचारे जो तनख्वाहदार तबका है उसकी कमर टूट गई है। पाकिस्तान के अंदर कुछ स्टेबिलिटी भी तो लानी है ना, और दुरुस्त। पहला स्टेप हुकूमत को लेना पड़ेगा। ये जो आप बात कर रही हैं, ये तो एक दफा अगर हुकूमत ये जो लाहौर में असीर लीडर्स हैं इनको रिहाई देती है, तो फिर उसके बाद ये लोग जो हैं ये आगे जाके तो अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर कर सर सकते आपको हैं। वो लगता है इमरान खान हुकूमत से भी अपना बात दिल कर इतना सकते बड़ा हैं। करेगी कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहाई दे दे या शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई दे दे? देखो ना, ये तो फिर हुकूमत अगर नहीं चाहती टेम्परेचर नीचे लाना, एंगेजमेंट नहीं करना चाहती, तो फिर मैं और आप तो ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते। दुरुस्त। लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत का भी ये इंटरेस्ट है। सही। नून लीग में, पीपल्स पार्टी में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये टेम्परेचर नीचे आए। हर बिल्कुल। पार्टी में हॉक्स भी होते हैं, डॉव्स भी होते हैं, सर और अगर कोई कोशिश जी, करना चाहता है तो हकूमती उसमें क्या वुज़रा है। की जो आपने बात की, आप कुछ बताएंगे कि आप किनसे मिलने जा रहे हैं? मौलाना साहिब का तो आपने नाम ले लिया, लेकिन अगर टेम्परेचर को नीचे लाना है या कोई आसानियां पैदा करनी है तो आप किनसे मुलाकात करेंगे? हम चेयरमैन सेनेट को कहेंगे, स्पीकर असेंबली को कहेंगे, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और उनसे शुरू करते हैं। सीनियर मेंबर्स जो हैं कैबिनेट के, उनसे बात करते हैं। हम सही। ज़ाहिर है हमारे पुराने दोस्त हैं, वाकिफ़ हैं, बहुत हमारा उनसे भाइयों वाला ताल्लुक है, तो ये सारा उनसे बात कर लेंगे। सही। सर आपने पुराने दोस्तों की बात की, आपके पुराने दोस्तों में असद उमर साहिब हैं, अली जैदी साहिब हैं, शीरी मिज़ारी साहिबा हैं। इन लोगों ने तो मतलब खुद को डिस्टेंट किया इस सारे प्रोसेस से। अ, क्यों इनको क्या नहीं आना चाहिए? क्या खान साहब की मदद नहीं करनी चाहिए? मौजूदा क़यादत तो हर वक्त लड़ रही है, अगर ये लोग भी आपके साथ मिल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल हमारा तो यही ख़्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, लेकिन आम तौर पे लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं कि हांडी पक जाए तो फिर हम आ जाएँ। हम्म। तो बहुत सारे लोगों का ये एटीट्यूड होता है, सही। और अनफॉर्चुनेटली अगर देखिए ना, अगर इमरान खान की रिहाई के लिए भी लोग ये इंटरेस्टेड अगर नहीं होंगे, तो वो फिर इंटरेस्टेड, फिर उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम तो सर कुछ सर नहीं कर आपने सकते। रिहाई की बात की, अब जो रिहाई के लिए आप इकदाम उठाने जा रहे हैं, ये सिर्फ मुज़ाकरात की हद तक होंगे या कोई एहतजाज भी होगा, सड़कों पे भी आया जाएगा? एहतजाज और 3 साल से चल ही रहा है ना, हम्म। हम तो एक एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। सही। एहतजाज के लिए यही तो हम कह रहे हैं हुकूमत को कि आप एक मौका दें कि एंगेजमेंट की तरफ आएँ, और एंगेजमेंट का हम तरीक़ाकार भी बता रहे हैं। सही। हम समझते हैं कि तरीक़ाकार ये है कि जिन लोगों को आईनी और कानूनी तौर के ऊपर ज़मानत, देखो आप खुद लॉयर हैं, जी। 10 साल की सज़ा है, 3 साल से वो जेलों में हैं, तो वैसे ही एंटाइटल्ड हैं बेल के। हम्म। तो उनको आप ज़मानतें दें। जिन 5 साल के जो लोग हैं, एज़ अ मैटर ऑफ राइट उनको उनकी सज़ा सस्पेंड होनी है, गुजरांवाला के जो वर्कर्स हैं। हम्म। अब 34,000 लोगों पे केस हैं, 90% वो हैं जिनके पाँव में जूता भी नहीं है, वो वकील कहाँ से लाएँ? बिल्कुल। आप ये जो लोग हैं उनको रिलीफ देंगे तो टेम्परेचर नीचे आएगा, और फिर बातचीत की राह बाद में खुलेगी। सही। सर अब जब भी कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है या कुछ भी होता है तो पीटीआई के अंदर से ही बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। आपकी मुलाकात के बाद एक इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहिब हैं उनको थोड़ा शेडी शेडी बनाया जा रहा है, बिकॉज पहले वो बरी हुए तब भी पीटीआई के लोगों ने बातें की कि जी ये बरी किस तरह हो गए बहुत से केसेस में। अब आपकी उनसे मुलाकात हो गई है, कहीं ना कहीं ये एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूला जो है वो इस वक्त अपनाया जा रहा है। लेकिन आपने एक ट्वीट भी कर दी कि हमारे फार्मूले में इमरान खान प्लस हैं और पीटीआई के मौजूदा सांप सपोले माइनस हैं। सर ये कोई सांप सपोले खास हैं, आप इनका कोई नाम लेना चाहेंगे? यही जो लगे हुए हैं, ये रऊफ हसन हो गया, सलमान राजा हो गया, शेख वकास हो गया, ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जाहिर है कि इनको नजर आ रहा है ना कि इनकी हैसियत नहीं है। तो सर खान साहब और को ये ये नजर लोग नहीं जो आ हैं, रहा, वो खुद से क्यों नहीं ऐसे लोगों को हटा देते? और खान साहब अपने बुजदार को भी लगाया हुआ था, महमूद खान को भी लगाया हुआ था। खान साहब ने तो ऐसा एक मॉडल क्रिएट किया है ना कि वो सारा जो है वो मामला वो खुद आगे जो है वो चलाएं। सही। उसकी वजह से भी पार्टी तो किसी पोजीशन में नहीं है
लोगों की मदद करने के। सो दैट्स अनदर इशू। सही सर, सीएम केपी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो नए सेनेटर्स बनते हैं वो भी बड़ी सख्त ट्वीट करते हैं। अगर इस तरह के सख्त अल्फाज होते रहेंगे, इस तरह की ट्वीट्स होती रहेंगी केपी की तरफ से, और ये पीटीआई का सारा फोकस केपी बन जाएगा, मरकज़ी निगाह केपी बन जाएगा, तो डोंट यू थिंक कि हालात कुछ ऐसे बन सकते हैं कि गवर्नर राज लग जाए और खान साहिब के लिए आसानियों के बजाय ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएं? नहीं, 100% बन सकते हैं। यही तो मैंने आपको ये कहा कि अगर आप नहीं एंगेजमेंट करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट एंगेज नहीं करेगी तो क्या हो? सही। उसके नतीजे में आपका जो गवर्नर राज भी लगेगा, सही। रिज़ाइन्स भी होंगे, उसके नतीजे में हंगामा आराई भी होगी, मसाइल बढ़ेंगे और तल्खियाँ भी बढ़ेंगी। तो यही तो बचाने के लिए हम ये एफर्ट कर रहे सही। हैं। अब सर, पीटीआई में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो चाहते हैं खान साहब बाहर आएँ, कुछ नए लोग भी हैं जो नहीं चाहते होंगे, कि क्योंकि उनकी, यही कहा जाता है कि उनकी सियासत चमकी हुई है। किसी अच्छे बंदे के साथ आप राब्ते में हैं? भी बहुत सारे लोगों से राब्ते में। सही। पीटीआई की जो बहुत सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने कॉल किया और कहा कि आपकी एफर्ट्स बहुत कमेंडेबल हैं सही। और यही वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का और आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें। सर, आप किसी का नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि एक खबर है हमारे लिए? नहीं, अभी उस नाम की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आ जाएगा आपके सामने। चले, मतलब अनकरीब हम ऐसा देख रहे हैं कि वो लोग जो इस वक्त आपके साथ हैं और जो चाहते हैं खान साहब बाहर आएँ, वो अनकरीब बाहर आ जाएंगे। इंशाल्लाह। सही। सर, एक और चीज़ बताइएगा कि 27वीं तरमीम की बातें भी हो रही हैं, अभी 26वीं तरमीम का इशू था, अब 27वीं तरमीम का भी मंडे को, कल कह रहे हैं कि कल कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, एज ए लॉयर आपने देखा होगा कि जितने भी हुकूमत के सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे वो बार इलेक्शन जीत गए। तो 27वीं तरमीम आ रही है, नहीं आ रही, क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे कुछ इल्म नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल चेंजेज़ आती हैं, 18वीं तरमीम ने तो देखिए फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसको तो बहुत नुकसान पहुँचाया है। सही। और कोई शुबा ही नहीं है कि हमें एक तरमीम की ज़रूरत है, जिसमें हम एनएफसी अवार्ड को ठीक करें, 18वीं तरमीम में जिस तरह से चीफ मिनिस्टर को जितना बड़ा मॉन्स्टर बना दिया गया है, उसको ठीक करें। सही। डिस्ट्रिक्ट्स में पैसे जाने चाहिए जो नहीं जा रहे, उसको ठीक करें। स्ट्रक्चरल चेंजेज़ की बहुत ज़रूरत है और अब इंटरेस्टिंगली पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जो एस्टेब्लिशमेंट की इस सोच के साथ जाती है। बाकी सारी तो उन्होंने तो आपस में सूबे बाँटे हुए हैं, वो तो कुछ भी नहीं स्ट्रक्चर रिफॉर्म करना चाहते। दुरुस्त। दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया की तारीख में सहाफ़ियों का सबसे बड़ा कत्ले-आम गजा में हुआ, जहां पर अक्टूबर 2023 से अब तक 253 सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया गया है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के खिलाफ गुज़श्ता एक साल के दौरान हमलों और जराइम में 60% इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को किन मुश्किलात का सामना है, इस समेत मुल्की सियासत से जुड़े अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद और सीनियर तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हुमायूं सर, आपकी परमिशन से पहला सवाल जो हमारे भाई हैं उनसे करना चाहेंगे, क्योंकि आज सहाफ़ियों के खिलाफ जो जराइम के खात्मे का आलमी दिन है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका पॉइंट इस पे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में तो सहाफ़ियों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, पीका का कानून भी लगता है, जबरी गुमशुदा भी किया जाता है, ऑफ एयर भी सहाफ़ी होते हैं। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान में सहाफ़ियों के रोल को? शुक्रिया सुजैन। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान एक मुश्किल जो है वो मुल्क है। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया से वाबस्ता लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं और बड़ा जबर भी बर्दाश्त किया है। लेकिन ये हर दौर में होता है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ इख्तिलाफ राय सुनने की हमें आदत नहीं है। ये आप सियासी जमातें देख लें, कहीं भी आप देख लें, वहाँ पे इख्तिलाफ राय करने वाले के लिए जो है वो ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं है, बल्कि सियासी जमातें भी फ़र्द वाहिद की सियासी जमातें हैं, वहाँ भी मुशावरती निज़ाम आपको न होने के बराबर नज़र आता है। बिल्कुल। इसी तरीके से जब हुकूमत आ जाती है, तो हुकूमत में आने के बाद सियासतदान ये समझता है कि अब उसने मीडिया की कोई बात जो है वो तनकीद को बर्दाश्त नहीं करना, इसलिए फिर मीडिया ज़ेर-ए-ताब आ जाता है। जब भी आज की हुकूमत भी को ये बर्दाश्त नहीं है कि सच बोला जाए, माज़ी की हुकूमत को भी बर्दाश्त नहीं था। आपको याद होगा, इमरान खान साहब को तो मैं कहता हूँ कि वो मीडिया के सहारे और मीडिया की भरपूर सपोर्ट के साथ इक़्तिदार में आए थे और इक़्तिदार में आते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि एंटरटेनमेंट के चैनल होने चाहिए, न्यूज़ चैनल्स की इस मुल्क को ज़रूरत नहीं है। ये है इस मुल्क का मिज़ाज सियासत का, और हमारा मजमूई मिज़ाज ऐसा ही है कि हम सिर्फ़ तारीफ़ें सुनना चाहते हैं, तनकीद सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। दूसरी तरफ मैं जो अपनी सफ़ों के अंदर भी हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहीं एक्टिविस्ट तो नहीं हैं। हम्म। हम कहीं खुद कारकुन बन के, मुझे
कतन ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कहूँ जी कि मैं नवाज शरीफ साहब का झंडा लेके मैदान में उतरूं, या मैं जरदारी साहब का झंडा लेके मैदान में उतरूं, या मैं इमरान खान साहब का झंडा लेके मैदान में उतरूं। मुझे ये किसी की सियासी जमात की गलती को गलती कहना चाहिए, उसकी अच्छी बात को अच्छा कहना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले कई सालों से मीडिया भी इतना डिवाइड हो गया है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन आपको कर दिया जाता है, अगर आप दूसरी पार्टी पे तनकीद कर दो, वो कहते हैं नहीं जी ये तो फलां पार्टी की जुबान बोल रहा है। बिल्कुल तो मीडिया को भी अपनी सफों के अंदर ये सही देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो कोताहियां हैं बिल्कुल उसको दुरुस्त कैसे सही किया है जा सर, सकता आपका है। पॉइंट आ गया। हुमायूं सर, ये तो सहाफ़ियों की बात थी, आपसे आपकी जमात की ही बात करना चाहूँगी कि जो पुरानी क़यादत है वो इस वक्त मुतहरिक है, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात भी हो रही है, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो तनकीद कर रही है। ये सियासी दर्जा हरारत कैसे ठीक होगा और खान साहब की रहाई के लिए क्या बेहतर इकदाम उठाए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, थोड़ा सा मैं कमेंट कर लूंगा जो नसरुल्लाह साहब ने कहा है, एंड आई वुड 100% एग्री विद हिम कि प्रॉब्लम जो है ना पाकिस्तान के निजाम में भी है और प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर भी है। हम लोगों के अंदर इस लिहाज से प्रॉब्लम है कि हम लोग जैसे उन्होंने कहा है कि हम लोग खुद किसी फायदे के लिए हम लोग अपने अलाइनमेंट बदल देते हैं, और निजाम ये है कि निजाम के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं, वो अपने खिलाफ बात नहीं कर सकते। मैं पूरे निजाम पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है पुराने लीडरशिप और नए लीडरशिप पे। देखिए, ये याद रखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इवॉल्विंग पॉलिटिकल पार्टी है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, और ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी में आज तक नहीं हुआ। और ये इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए इस किस्म की है कि इसका लीडर इमरान खान की सोच वाला है। वजह, जब 2018 में जो सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसमें एलिजली कोई 20 लोगों ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिए थे। इन अदर वर्ड, सुनने में आया था कि उन्होंने वोट बेचे। इमरान खान ने इलेक्शन से 3 महीना पहले उन सबको, और वो सारे वो लोग थे जो 2013 में सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स लोग आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान ने उनको एक झटके में हटा दिया। उसका जो रिजल्ट आया वो इस दफा आया है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एवरी पर्सन इन पावर, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि 21 फॉरवर्ड ब्लॉक इलेक्शन कमीशन के थ्रू इंडिपेंडेंट बना दिए। क्या गलत काम नहीं किए, एक वोट नहीं टूटा। सही ये होता है जब आप सही पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं। ये होता है कि जैसे नसरुल्लाह साहब कह रहे थे कि ये एक शख्सियत, देखिए ये याद रखें, जो लीडर होता है वो एक शख्सियत, उसके पीछे लोग खड़े होते हैं, उसकी शख्सियत होती है तो लीडरशिप होती है। मैं यहां पे एक जगह पे इनसे डिसएग्री करूंगा कि इमरान खान मीडिया की क्या कह सकते हैं मदद की वजह से आते हैं। देखिए, इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, कि जिसको सुनने के लिए मीडिया बेकरार है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया है चाहे वो नेशनल मीडिया है। आज भी मीडिया से अब इमरान खान का नाम हटा दो, मीडिया को कोई नहीं सुनेगा। इत्तेफाक हम कर लेते हैं, लेकिन अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें तो मौजूदा क़यादत को करनी चाहिए थी। शाह नहीं महमूद नहीं कुरैशी नहीं, साहब को ये खुद भी देखिए कहना पड़ देखिए, गया होल्ड ऑन कि होल्ड कोई ऑन। मिलने आ जाए। इमरान खान का देखिए, इमरान खान का एक प्रिंसिपल स्टैंड इमरान खान ने खुद कहा हुआ है, मैंने नहीं कहा, मैं उसको सिर्फ रिपीट कर देता हूं कि वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीछे हट गए थे, मैं जब वापस आऊंगा मैं उनको ले लूंगा, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी छोड़ के किसी भी पार्टी को ज्वाइन किया था, उनकी वापसी नहीं है। तो इसमें मेरा, इसमें मैं भी कुछ नहीं है। सॉरी कता कलामी के लिए, मिर्जा अफरीदी साहब को भी तो फिर सेनेटर बनाया गया, उन्होंने भी तो कंडेम किया था जो 9 मई को हुआ था। इमरान खान नहीं, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने कंडेम किया था, और ये इख्तियार इमरान खान के पास है। अगेन उन्होंने कहा है ये इख्तियार उनके पास है, मेरे पास नहीं है। रही बात ये साबिका, सारे जरूर जाए मिले, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है कि जाके शाह महमूद कुरैशी से मिले, बल्कि मुझे तो इस बात का वो है कि हमारे लोग, चूंकि वो मीडिया में नहीं आए, मुझे नहीं पता कि जाके मिले। अगर नहीं मिले थे बहुत गलत किया, जाके मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ शाह महमूद कुरैशी क्यों, सबको जाके मिलना चाहिए, ये हमारी लीडरशिप के लिए। लेकिन एक बात याद रखें, हाँ जी, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर कोई ये इंप्रेशन देना चाहता है कि पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप डिवाइड हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंट लीडरशिप में
100 आपस में डिफरेंसेस हो, दे विल स्टैंड लाइक बिल्कुल वन। ठीक और सर, ये आपका इन लोगों पॉइंट आ ने गया। केपी के सेनेट बिल्कुल। के इलेक्शंस में बता दिया। नो डाउट नसरुल्लाह मलिक साहिब, ये मुलाकात जो हुई, मुलाकात आसानी से तो नहीं होती। डेफिनेटली किसी ने मुलाकात अरेंज कराई होगी, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि जिन्होंने मुलाकात अरेंज कराई है, क्या वो भी कोई सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना चाहते हैं, या शाह महमूद कुरैशी साहिब का जो किरदार है उसको शेडी बनाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से इसके ऊपर अजम्पशंस आ रही हैं कि पहले शाह महमूद कुरैशी साहिब को बरी किया गया, अब उनसे इन लोगों की मुलाकात हो गई। ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा इस पे कुछ आप लबकुशाई अगर कर देखिए दें। देखिए मैं समझता हूँ कि मुलाकात हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, जिसके बाद ये मुलाकात हुई है। लेकिन अगर आप 2023 में देखें, 2023 में भी यही रहनुमा फवाद चौधरी साहब जो है, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब, ये मिले थे पटियाला में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। और उसके बाद फिर ये आप मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के लिए बाकायदा फैसिलिटेशन हुकूमत ने दी है। दर्जा हरारत कम करना हर सियासी जमात की, हुकूमत की भी कोशिश है, और मैं समझता हूँ हर कोई चाहता है कि दर्जा हरारत कम हो। सही। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ जहाँ हुकूमत को भी 2 कदम पीछे आना पड़ेगा, वहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो हार्ड लाइनर्स हैं, उनको भी पीछे आना पड़ेगा। देखिए हुमायूं साहब हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, जब भी बात करते हैं लॉजिक से करते हैं, दलील से बातचीत करें, आप दलील के साथ डायलॉग करें, तो शायद फिर इतनी दूरियां ना हो। कुछ हुकूमत के वज़रा ऐसे हैं जिनके बयानात जो हैं वो समझे लड़ाई करवाने वाले हैं। कुछ पीटीआई के अंदर हार्ड लाइनर्स हैं जो मुल्क से हैं या मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। सही। वो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं जिसके नतीजे में ना डायलॉग हो पाता है, ना कोई आगे रास्ता निकल पाता है। सियासी जमातें रास्ते निकालती हैं, दुरुस्त। सियासी जमातें इनकलाबी नहीं होती। वो लड़ाई झगड़ा इंतशार के जरिए चीजों को नहीं मनवाती, बल्कि वो डायलॉग के जरिए कहीं मनवाती हैं बात, कहीं उनको खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, कहीं आगे बढ़ना पड़ता है। एक जुमला मैं हुमायूं साहब की खिदमत में गुजारिश कर दूं। देखिए इमरान खान साहब मेरे प्रोग्राम में भी, हमारे प्रोग्राम में भी आया करते थे। 2010 से लेके 1996 से लेके अब मीडिया में उनकी कवरेज किया करते थे। कोई इमरान खान साहब की बात इतनी बड़ी तादाद में सुनने को तैयार नहीं था। ये फैसिलिटेशन बहरहाल माननी पड़ेगी। जब आप 12-12 घंटे की लाइव कवरेज देंगे, यानी पाकिस्तान की तारीख में किसी बंदे को ये नहीं हुआ, ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी ये इतनी जो है वो सहूलत हासिल नहीं थी कि उनको सुबह से लेके शाम तक दिखाया जाता। जब ये 2011 के बाद फैसिलिटेशन शुरू हुई, उसने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, और ये मानना चाहिए। फिल्में बनी इस मुल्क के अंदर। चमेली फिल्म किस लिए बनी थी कि एक स्पोर्ट्समैन उठता है, उठ के सारे लोगों को करप्ट करार देता है, और उसके पीछे कहाँ से फंडिंग थी, क्या हो रहा था, इन सही। बातों का हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। सही सही सर, आपका पॉइंट आ गया। हुमायूं सर, एक तो पहले 26वीं आईनी तरमीम थी, उसमें जो चीज़ें रह गई थी, अब कहा जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में भी वो आ रही हैं। क्या समझा जाए इसको कि ये कोई पीटीआई के लिए मजीद मुश्किल घड़ी आने वाली है, या कुछ ना कुछ हो जाएगा? क्या कैसे देखते हैं आप ये सब? देखिए इस तरह हुआ, 26 तरमीम जो आई थी ना, उसके अंदर सिर्फ एक कॉज था। वो कॉज ये था कि जुडिशरी को टोटली डिपेंडेंट कर दिया जाए एग्जेक्टिव के ऊपर। जो आपके नंबर्स हैं, जो जो काउंसिल है जिसके अंदर आप जजेस को अपॉइंट करते हैं, उस काउंसिल में जजेस से ज्यादा तादाद है वो एग्जेक्टिव की है। अब दूसरी चीजें करके तो उन्होंने टोटल इनकॉम्पिटेंट कर दिया जुडिशरी को, और आज जुडिशरी डिपेंडेंट है। मतलब उसका उनकी जो प्रमोशंस है, उनकी रिमूवल है, उनकी मूवमेंट है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द एग्जेक्टिव। सो नाउ दिस जुडिशरी इज एग्जेक्टिव जुडिशरी। पहले पीसीओ के जजेस थे, अब जब एग्जेक्टिव के जजेस हैं, तो उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। 27वीं तरमीम में बेसिकली इसके ऊपर एक और लेयर लेकर आ रहे हैं। वो लेयर ये लेकर आ रहे हैं कि आपके सारे पॉलिटिशियंस, आपके सारे वो लोग जो इंडिपेंडेंटली सोच वाले हैं, वो लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या उसके लिए वो अपना स्टैंस लेकर रखते हैं, उनको हटाना है। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मार्शल लॉ या एक अथॉरिटेरियन रिजीम को वो लेजिटिमाइज करने के लिए इन दो तरामीम को लेकर आ रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर एक एलीट कैप्चर के लिए है। सही सही सर, आपका पॉइंट आ गया। नसरुल्लाह मलिक साहिब, सर ने एलीट कैप्चर की बात की। अगर ये तरमीम आ रही हैं आज, अगर ये मतलब एक ऐसा तस्वुर किया जाता है कि अदलिया को या एग्जेक्टिव रूल करना चाह रहे हैं, कल को यही तरमीम फिर हुकूमत के गले भी तो पड़ सकती हैं, क्योंकि यू नेवर नो सीजन 2 कब आ जाए। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इशराफिया इस मुल्क की
उसको अपने मफादात ज्यादा अजीज होते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में मैं समझता हूँ, देखिए पीटीआई की शिकायत हैं अपने मुकदमात के हवाले से, उसकी रेमेडी होनी चाहिए। अगर उनको पीटीआई को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उसका भी इजाला होना चाहिए। लेकिन ये जो अदलिया का जो एक्टिविज्म था, जुडिशियल एक्टिविज्म, उससे भी अदलिया को निकालना जरूरी था। अदालतें उससे निकलें। अदलिया का काम सियासत करना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले कई सालों में आपने देखा जुडिशियल एक्टिविज्म इतना ज्यादा था कि जनाब दुकानदार से जाकर रेट भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब पूछा करते थे कि सब्जी का रेट क्या है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आईनी अदालत का जो मुतालबा था, ये इमरान खान साहब भी चाहते थे, ये पीपल्स पार्टी भी चाहती थी, ये पीएमएल भी चाहती थी। हाँ, रही बात ये कि पीटीआई को जिन अपने मुकदमात के हवाले से चीजों पे एतराज है, उसकी रेमेडी बहरहाल इंसाफ और कानून के मुताबिक होनी चाहिए और ये सही पीटीआई को मुतमिन किया जाना चाहिए। सही सर, दूसरी एक बात, और सॉरी आपको मैं कट मैं कर आखिरी दूं। जुमला कह दूं, जी 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 जो 27वीं तरमीम की बात हो रही है, मेरे ख्याल में जो 18वीं तरमीम में कुछ मामलात रह गए थे, क्योंकि वफाक को मजबूत करना बड़ा जरूरी है और 18वीं तरमीम के हवाले से खदशात जो है उसका इजहार पीटीआई भी करती रही है। सही और मेरे ख्याल में अगर उसको शामिल किया जाता है, एनएफसी को शामिल किया जाता है, तो आइन और कानून में तरमीम करना, अगर उसकी जरूरत मस्बत हो और नेक नीति हो, तो कर लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। सही। हुमायूं सर, कल इख्तियार वली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में फैक्ट चेक से पता लगा कि वो जो क्लिप दिखा रहे थे वो तो कोई पुराना क्लिप था। कैसे देखते हैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, इस तरह ये है कि सबसे पहले तो इख्तियार वली साहब इज नॉट अ क्रेडिबल पर्सन। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग इट ऑन द टेलीविजन, आई डू नॉट बिलीव। उसकी वजह है जब आप एक इस किस्म की जुबान एक ऐसे शख्स के बारे में बात करते हैं जो कि ग्राउंड लेवल से वो पॉलिटिक्स में है और स्टूडेंट लेवल से होते हुए वो पहले एमपीए बना, फिर उसके बाद मिनिस्टर बना 2-3 और फिर चीफ मिनिस्टर बना, और आप उसके इलेक्शन से पहले जिस किस्म की आप बात करते हैं, दैट शोज योर माइंडसेट एंड आई डू नॉट एग्री विद दैट माइंडसेट। मैं समझता हूं उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। नंबर 2, जो उन्होंने सारी बातें की उस लिहाज से की है, मेरे लिहाज से बाज दफा इस किस्म के लोगों की बातें ना सुने तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, और ये नुकसान पीएमएलएन को अपना है। इस किस्म के लोगों की वजह से वो लोग शायद में हो सकता है मियां शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ खुश हो जाए, लेकिन इस किस्म के लोगों की, और ये किसी भी पार्टी में, जैसे नसरुल्लाह साहब ने पहले साहब कहा था, ये वो लोग होते हैं जो ओवरऑल उस पार्टी को नुकसान देते हैं, इस किस्म की चीजों को नुकसान देते हैं। इन लोगों से, जैसे इमरान खान ने उन लोगों को निकाल दिया था फौरन, इन किस्म के लोगों को निकाल देना चाहिए। सर, आपका पॉइंट आ गया। नसरुल्लाह मलिक साहिब, क्या कहेंगे आप कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो फिर पता लगा कि वो जो वीडियोस चलाई गई वो तो पुरानी वीडियोस थी। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मेरे ख्याल में यही सियासत दानों की गलतियां हैं। अगर आप किसी पे तनकीद भी करें तो एक तो आप वैलिड रीजन के साथ करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है और महज आप मुखालफत करना चाहते हैं, तो ये भी दुरुस्त अमल नहीं है। सोहेल अफरीदी साहब से आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन किसी सॉलिड रीजन पर आप इख्तलाफ करें। आप उनके जो है उनके इंतखाब के ऊपर, उनको पार्टी ने नामजद किया, पार्टी के अराकीन असम्बली ने उनको वोट दिया, वो इलेक्टेड वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर आप महज तनकीद करना शुरू कर दें तो ठीक कहा हुमायूं साहब ने, फिर उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है। तो मैं समझता हूँ ये सारे सियासतदानों को ये चाहिए कि देखिए, सियासत में एक अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज ना करें, दूसरा मुखालफत बराए मुखालफत से निकल आए। अगर आप इस मुल्क में, एक और आखिरी जुमला मैं कह दूं, बदकिस्मती ये है कि अपोजिशन हो या हुकूमत हो, अपोजिशन जायज तनकीद नहीं करती हुकूमत के ऊपर, हुकूमत की मौजें लग जाती हैं, और हुकूमत जो है वो जायज तनकीद नहीं करती अपोजिशन के ऊपर, उनको पजीराई मिलती है। जब तक आप जो है फैक्ट्स के साथ मुखालफत नहीं करेंगे, अवाम का फायदा नहीं होगा। अवाम का फायदा इसी में है कि अपोजिशन टू दी पॉइंट बताया कि इन चीजों पे ये कुताही हुकूमत की है, इसको बेहतर करने की जरूरत। सर, पीटीआई पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 क्या अदालत में चैलेंज करने जा रही है? देखिए, जो अगर हम लोग वो जो पंजाब की एक बात कर रहे हैं, देखिए पंजाब में बेसिकली आप नॉन पॉलिटिकल पार्टी की बेसिस पे आप बल्दियाती इलेक्शंस करा रहे हैं। उसकी वजह ये है, इनको पता है इनके लोग जीतेंगे नहीं, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो भी आ जाता है वो हुकूमत में शामिल हो जाए। चूंकि पंजाब की जो हुकूमत है वो पीएमएलएन के पास इस वक्त गलत तरीके से आई हुई है, तो जो भी जीतेगा वो एज एन इंडिपेंडेंट जीतेगा, फिर ये उसके ऊपर फोर्स करके उसको पीएमएलएन में कर लेंगे। सो बेसिकली वो नियतन उन लोगों ने एक चोर है ना, वो चोरी
कि एक प्लानिंग करता है। ये लोग वोट चोर है, पहले पैसे चोर थे, अब वोट चोर है। अब ये वोट चोरी करने के तरीके कर रहे हैं। सही सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर पंजाब की बात की जाए तो आप लोगों की जमात का भी सारा जो मरकज है वो तो केपी बना हुआ है, पंजाब तो आप लोगों की तरफ से भी इग्नोर हो रहा है। नहीं, हमारे पंजाब हमारी तरफ से इग्नोर नहीं हो रहा। पंजाब में हमारे लोगों को बिल्कुल ही बात नहीं करनी दी जाए, निकलने नहीं दिया जा रहा, कुछ करने नहीं दिया जा रहा। अगर वो किसी कॉर्नर मीटिंग के लिए भी जाते हैं, वहां पे भी पुलिस पहुंच के उनको पकड़ लेती है, उनको हटा देती है, उनको वो कर देती है। प्लस मीडिया के ऊपर टोटल उसके ऊपर वहां पे वो है कि आप कर नहीं सकते। अभी कल आज मैं एक क्लिप देख रहा था, एक मौलवी साहब थे, वो किसी फंक्शन में खड़े होके बात कर रहे थे, उनको स्टेज से उतार दिया गया था। देखिए इसके, और वो थोड़ी सी क्रिटिसाइज कर रहे थे ये जो नई पॉलिसीज आई है मरियम नवाज की। तो अनफॉर्चुनेटली मरियम नवाज इज टोटल पैदाइश, हर चीज वो करके, शी हैज नेवर बीन इन अ मैरिट, ऑन अ मैरिट, किसी जगह पे, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना पॉलिटिकल उस लिहाज से। सो शी डजंट नो व्हाट इज पॉलिटिकल मैरिट। सो दैट इज व्हाई अब वो उसको टोटल एंडोर्स कर रही है टुवर्ड्स टोटल अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ। सही सही सर, आपको पॉइंट आ गया। नसरुल्लाह मलिक साहब, पंजाब में स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि मास्क लगाएं, सिलेंडर्स अपने घर में रखें। सर मास्क के पैसे कहाँ से आएंगे गरीब बंदे के पास? इधर तो खाना पकाने के लिए सिलेंडर के पैसे नहीं है, तो सांस लेने के लिए सिलेंडर के पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात दुरुस्त है, चैलेंज बहुत बड़ा है। स्मोक चूंकि आपका क्लाइमेट चेंज है, इसमें मैं समझता हूँ कि हम जो है हुकूमत को भी और आवाम को भी तावन करना चाहिए। देखिए आप लाहौर से बाहर निकलते हैं, चंद किलोमीटर के फासले पे आपको जाके लगता है कि स्मोक जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसलिए ये जो रिपोर्ट्स बाज़ वक़्त आती हैं, दिल्ली सबसे ज़्यादा जो है मुतासर होता है, लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। मेरे ख्याल में ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ हुकूमत कोशिश कर रही है, कुछ आवाम को तावन करना चाहिए। ये एक ऐसा चैलेंज है जो मेरे ख्याल में किसी फर्द का पैदा करदा नहीं है। अफराद की जो गलतियाँ थी उसको दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, भट्टा बंद किए जा रहे हैं, उसमें भी कई लोग बेचारे बेरोज़गार हो जाते हैं। फैक्ट्रियाँ जो हैं उनमें एक सिस्टम पूरा एनवायरनमेंट जो है, माहौलियात के कवानीन को उस पे अमल दरामद की ज़रूरत है। गाड़ियों को अब इन्होंने किया है कि जो गाड़ी धुआँ छोड़ती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जब तक उसकी वेरिफ़िकेशन नहीं होगी। लेकिन इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि बड़े प्लानिंग की, बड़ी मनसूबबंदी की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम इससे निपट सकते हैं। सही। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा और लग्जरी आइटम्स पर भारी टैक्स आयद करने की खबरें आए रोज़ गर्दिश में रहती हैं। लेकिन हाल ही में हुकूमत की जानिब से ख़वातीन के सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स लगाने के मामले ने पाकिस्तान की ख़वातीन की ना सिर्फ मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान में ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के दावों पर भी सवालात उठा दिए हैं। इस भारी टैक्स के खिलाफ रावलपिंडी की एक नौजवान वकील महानूर उमर ने अदालत से रजू कर लिया है। महानूर उमर ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें पाकिस्तान के टैक्स कवानीन को चैलेंज किया गया है। उनका मौक़िफ़ है कि ये कवानीन ख़वातीन के साथ इम्प्रूव करते हैं और आइनी तौर पर बराबरी, वक़ार और समाजी इंसाफ की ज़मानतों की खिलाफ वर्जी करते हैं। नाज़रीन, यूनिसेफ और वाटर एड की एक तहकीक के मुताबिक सिर्फ 12% पाकिस्तानी ख़वातीन कमर्शली डेवलप सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में उन पैड्स पर 40% टैक्स आयद कर देना ख़वातीन के मसाइल में मज़ीद इजाफा कर सकता है। इस इंतहाई अहम मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून एडवोकेट एहसन जदून। बहुत शुक्रिया एहसन, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे पाकिस्तान में तो हमेशा फीमेल राइट्स के ऊपर बड़ी बात की जाती है कि जी इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। एक तरफ हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो बेसिक नेसेसिटी है हर औरत की, हर ख़वातीन की पाकिस्तान में, उनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लग जाता है। तो इस पे तो आज तक किसी ने बात नहीं की। ये ऑल ऑफ सडन महानूर को और आपको कैसे ये आइडिया आया कि जी इसके ऊपर बात करनी चाहिए? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको पाकिस्तान में टैबू समझा जाता है। उस पर आप लोगों ने एक पिटीशन दायर कर दिया एंड यू आर हर लॉयर। हाउ डू यू सी दिस, और ये किस तरह से आपके जहन में आया? जी थैंक यू बहुत दावत देने के लिए। जहन में इसी तरह आया कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का टैक्स है, बिकॉज बेसिकली तो सिर्फ खवातीन पर 3 परचेज कर रही हैं और वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शन को to manage it in a hygienic way, they're using this and the government seems it fit to tax it. So जब कानून की थोड़ी बहुत समझ आने लगी तो हमें एहसास हुआ कि ये तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को डिस्टर्ब करता है और ऐसी चीज़ को बिल्कुल अल्ट्रा वायरीज होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। रिसेंटली नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का एक्शन लिया कि उन्होंने सेल्स टैक्स को स्ट्राइक डाउन किया।
उससे पहले हम देख चुके हैं कि इंडिया में भी इस तरह की एक पिटिशन आई थी हाई कोर्ट्स में, बट वहाँ पे ये हुआ था कि जब पिटिशन आई तो फिर गवर्नमेंट ने खुद विड्रॉ कर लिया था। तो हमारा एम भी इसी तरह का कुछ था कि चूँकि ये हर खातून जो कि रिप्रोडक्टिव एज से गुजरती है उसकी एक तरह से माहानावार ज़रूरत है, तो उसके ऊपर उनको टैक्स पे नहीं करना चाहिए। सही। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी ये है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 12% खवातीन जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं, और बाकी सब जो हैं वो इस या तो इसकी अवेयरनेस नहीं है, या वो प्राइस्ड ही इस तरह का है कि वो खरीद नहीं सकती, तो दे आर फोर्स्ड टू यूज़ रैग्स। और या रूरल में तो हमने ये भी देखा है कुछ स्टडीज में कि वो लीव्स या पत्ते यूज़ करती हैं ट्रू। इसको मैनेज करने के लिए, जो जिससे सर्विकल कैंसर बनने का खतरा होता है। एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ अदर हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड इश्यूज एज वेल। ट्रू। सो वी थॉट दैट इससे शायद प्राइसेस तो शायद इतनी ड्रास्टिकली कम ना हो, बेशक टैक्स खत्म भी हो जाए, बट एटलीस्ट अवेयरनेस जरूर आ जाएगी कि लोग इस बारे में ओपनली बात कर सकेंगे कि ये आपकी एक बुनियादी जरूरत है, आपका बायोलॉजिकल फंक्शन है, आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल, मैंने आपकी जो पिटीशन है ये मैंने पढ़ी है, उसमें आपने सेल्स वाला दिया है, उसमें आपने सेक्शन 13 की बात की है, 6 स्केड्यूल की बात की है, 8 स्केड्यूल की बात की है। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक्शन लेगी या अपने इन कवानीन को तब्दील करेगी या स्ट्राइक डाउन करेगी? जी, अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमारी एक खातून चीफ मिनिस्टर आई हैं, तो वन वुड होप व्हेन वुमेन कम इनटू प्लेसेस ऑफ पावर एंड वुमेन आर सॉर्ट ऑफ इन द पोजीशन जहाँ पे लॉ मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो वन वुड होप कि गवर्नमेंट जो है वो खुद ही इसको विड्रॉ कर ले। सही। क्योंकि आप देखें ना, 6 स्केड्यूल की जो एंट्रीज हैं, जो जहाँ पे एग्जेम्पशंस रिकॉर्ड होती हैं सेल्स टैक्स पे, वहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो जहाँ पे आपने एग्जेम्पशंस दी हुई हैं अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, जो कि ठीक है। फिर कुछ एग्जेम्पशंस ऐसी हैं जो आपने सिर्फ अशराफिया के यूज की चीजों के लिए दी हुई हैं, जैसे प्रोसेस चीज हो गया, पनीर हो गया, और भी इस तरह की लातादाद एंट्रीज हैं। तो अगर आप उन चीजों पे एग्जेम्पशन दे सकते हैं तो ये तो एक बुनियादी जरूरत है। आई डोंट थिंक चीज या तो पनीर जो है वो किसी की ऐसे डोंट बुनियादी यू थिंक जरूरत कि नहीं है। विदड्रॉ करने के बजाय ये बेसिक चीज़ें फ्री में मिलनी चाहिए? ये पाकिस्तानी अवाम की नीड है, ये पाकिस्तानी खवातीन की नीड है। अगर आप लोग सर्विकल कैंसर के इंजेक्शंस लगा रहे हैं बच्चियों को, तो जिस चीज़ से सर्विकल कैंसर हो रहा है वो चीज़ तो फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को। जी, वन वुड रियली होप कि ऐसा ही हो। ये स्कॉटलैंड ने आई थिंक 2020 में बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज देने शुरू किए थे सैनिटरी प्रोडक्ट्स, टू इनकरेज सॉर्ट ऑफ women मैनेजिंग देयर हाइजीन और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो वन वुड होप कि पाकिस्तान में भी हो, बट आई थिंक वो थोड़ा यूटोपियन सा आइडिया होगा, बिकॉज सही। और अगर मैं बात करूं कि 40% टैक्स की बात अगर हम करते हैं, ये लोकली अगर इनकी प्रोडक्शन की जाए तो फिर तो इतना टैक्स नहीं होगा, फिर तो प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल और रीजनेबल हो सकती हैं। अच्छा, 40% ये हमने काफी जगहों पे वजाहत दी भी है कि वो 40% जो है वो इफेक्टिव टैक्स रेट है, 18% सेल्स टैक्स है, और बाकी सही। जो टैक्सेस हैं वो कस्टम ड्यूटीज और इंपोर्ट जो ड्यूटीज के इम्पोर्टेड बाद के में ऊपर। आती है। बिल्कुल। तो वो जब आप बनाने जाते हैं डोमेस्टिकली, तो आप देखते हैं कि जो सैप पेपर होता है, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है सैनिटरी नैपकिन का, उसके ऊपर तकरीबन 30 से 35% कस्टम ड्यूटी है, और इसी तरह उसके अंदर जो वो सेलो टेप लगती है और बाकी चीजें लगती है उनके ऊपर भी 25% ड्यूटी है। बट चूंकि वो इतने बड़े कंपोनेंट्स नहीं है, तो उनकी कॉस्ट मैनेज हो जाती है। मेजॉरिटी कॉस्ट जो है वो सैप पेपर की होती है। सही। तो वो आप अगर उसको डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूस करोगे तो आपको कस्टम ड्यूटीज उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं उनके ऊपर फिर भी देना पड़ेगा। सही। और आपकी पिटीशन की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है? इस पे कोई रिप्लाई अभी तक सबमिट हुआ या नहीं? जी, अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं है। रिस्पोंडेंट्स वर पुट ऑन नोटिस, तो वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा गया है। अभी तक दोबारा लिस्ट नहीं हुई, एंड वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। अगर आने वाले दिनों में नहीं होती, तो सिंस इट्स अ वेरी प्रेसिंग इशू गिवन द फ्लड्स वाली सिचुएशन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खवातीन वर अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, सो यू कैंट ट्रू। रियली इमेजिन ट्रू। कि किस तरह के चीज़ों से वो गुजर रही हैं। तो वन वुड होप कि हम अर्ली हियरिंग फाइल कर देंगे फिर इसके लिए। परफेक्ट। बहुत शुक्रिया एहसन, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे पाकिस्तान को ऐसे इश्यूज़ पे बोलने वाले वकला की बहुत ज़रूरत है।
नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।